दुनिया में दो ऐसी एजेंसीज जिनको सबसे खतरनाक माना जाता है, ISI जिसे अमेरिका की एजेंसी CIA ने खुद वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल स्पाई एजेंसी कहा, और दूसरी तरफ मोसाद जिसका नाम सुनते ही अरब मुल्कों के लीडर्स का खून जम जाता है। सवाल सिर्फ एक है कि असली ताकतवर कौन है, वो जो दुश्मन की हुकूमत बिना गोलियां चलाए गिरा देता है, या वो जो दुनिया के किसी भी कोने में घुसकर असासिनेशन कर देता है। तो इन दोनों एजेंसीज को समझने के लिए वीडियो एंड तक देखना। पाकिस्तान के साथ एक ही मसला शुरू से ही था, रिसोर्सेज कम और दुश्मन ज़्यादा। कश्मीर की पहली जंग में पाकिस्तान की आर्मी ने जज्बात के साथ लड़ाई की, लेकिन यहाँ एक मसला था, इंटेलिजेंस एजेंसी प्लानिंग ज़ीरो थी। न कोऑर्डिनेशन, न कम्युनिकेशन, न प्रॉपर मैप्स। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के पास एक इदारा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये असल में उस वक्त मुल्क के अंदरूनी अमन और सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, लेकिन जब जंग का वक्त आया, यानी पहली कश्मीर वार, एक जंग जो पाकिस्तान के लिए ज़मीन हासिल करना नहीं बल्कि एक इम्तिहान था नई कौम के हौसलों के लिए। 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो लाखों लोग हिजरत करके आए, सब कुछ छोड़कर। जज्बात इतने बुलंद थे लेकिन रिसोर्सेज कम। पाकिस्तान ने सोचा कि कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए ट्राइबल लश्कर भेजें जो अपने ईमान और जज्बे के सहारे जंग लड़ें। ये लश्कर बहुत बहादुर थे, लेकिन एक कमी इन्हें पीछे खींच रही थी। न उनके पास मॉडर्न कम्युनिकेशन था, न एक सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम। दुश्मन की ताकत और स्ट्रेटेजी समझने के लिए कोई प्रॉपर निज़ाम ही नहीं था। लश्कर लड़ते रहे, खून बहाते रहे, लेकिन प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के बगैर ये जज्बा सस्टेन न कर सके। दूसरी तरफ भारत ज़्यादा तैयार था, उनके पास बेहतर स्ट्रेटेजी और वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम और एक परफेक्ट इंटेलिजेंस सिस्टम था। हर मोर्चे पर उन्हें फ़ायदा मिलता गया और फिर जंग रुक गई एक सीज़ फायर पर। कश्मीर का मसला अधूरा रह गया और पाकिस्तान को समझ आया कि असली जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जाती। इस जंग ने एक सबक दिया जो कौम की रूह में उतर गया। हर जर्नल, हर डिसीजन मेकर के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि हम पीछे क्यों रह गए। अगर जज्बा था, आर्मी थी, तो गलती कहाँ थी? जवाब एक ही था, इंटेलिजेंस एजेंसी। एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन की चालों को समझ सके, उन्हें पहले से पहचान सके और फौज को वो मालूमात दे जो जंग के फैसले बदल सकती है। पाकिस्तान समझ गया कि इंटेलिजेंस के बगैर सर्वाइवल मुश्किल है। इसीलिए एक नई एजेंसी का ख्याल सामने आया, एक ऐसी फोर्स जो खामोशी के साथ काम करे लेकिन उसकी हिमायत जंग के सबसे अहम लम्हों में हो। एक ऐसा इदारा जो कवर्ट वारफेयर को मैनेज करे, जो दुश्मन के एरिया में घुसकर उसकी सोच को समझे और पाकिस्तान की फौज को वो इंफॉर्मेशन दे जो उसे हमेशा एक कदम आगे रखे। इसी ख्याल का नाम बना इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI। इसी ISI को 1948 में ऑस्ट्रेलियन मेजर जनरल वॉल्टर कैथोन ने, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे, इन्होंने ब्रिगेडियर सैयद शाहिद हामिद के साथ मिलकर ISI को इस्टेब्लिश किया। पहले तो ISI एक छोटा सा इदारा था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये पाकिस्तान की सबसे ताकतवर फोर्स बन गई। 1980s के दौर में एक नया दौर शुरू हुआ। सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। जैसा कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मिलता है, तो इससे पाकिस्तान की सरहद पर एक बड़ी जंग शुरू हुई। ये सिर्फ अफ़गान की जंग नहीं थी, बल्कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों की प्रॉक्सी वार बन चुकी थी। और इसी दौर में ISI अपनी पीक पर पहुंची। अमेरिका ने ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च की। ISI ने CIA के साथ मिलकर अफ़गान फाइटर्स को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए और उन्हें ऑर्गेनाइज किया। ये ऑपरेशन दुनिया की सबसे बड़ी कवर्ट वार कहलाई और इसी से ISI की ऐसी रेपुटेशन बनी कि दुनिया भर में इसे एक फॉर्मिडेबल फोर्स माना गया। लेकिन इस जंग ने पाकिस्तान को भी डीपली इम्पैक्ट किया था। 14 मई 1948 को दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरता है, इसराइल। मगर इसराइल के जन्म के साथ एक जंग पैदा होती है। 5 अरब मुल्क इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लुबनान और इराक अपनी फ़ौज के साथ इसराइल पर हमला कर देते हैं। दुनिया समझ रही थी कि एक नया छोटा सा मुल्क कुछ ही दिन जिंदा रह पाएगा।
लेकिन यहाँ इसराइल के पास एक फ़ायदा था। उनके पास अंडरग्राउंड मिलिटेंट थी और इन मिलिटेंट को पहले से ही ट्रेनिंग किया गया था। और जंग के वक्त दुनिया भर के ज्यूइश माइग्रेट करके इसराइल पहुंचे और इन्हीं सपोर्ट से इसराइल ने अरब कंट्रीज का सामना किया। 1 साल बाद इसराइल ने अपनी कंट्री को बचा लिया, बल्कि अपनी टेरिटरी भी बढ़ा ली। लेकिन जंग का जख्म गहरा था। लाखों फलस्तीनी अपने घरों से निकल गए या निकाल दिए गए, जिससे दुनिया आज नेकबा कहती है, यानी तबाही। इसराइल को एक बात समझ आ चुकी थी कि अगर हमें ये मुल्क बचाना है तो हमें सिर्फ फ़ौज की ज़रूरत नहीं, हमें एक ताकतवर इंटेलिजेंस की ज़रूरत होगी। ऐसी एजेंसी जो दुश्मन के इरादों को पहले से ही जान ले, और इसी सोच से जन्म होता है मोसाद का। 1960 में मोसाद ने दुनिया को हिला के रख दिया। नाजी वार क्रिमिनल्स एडोल्फ एचमैन अर्जेंटीना में छुपकर रह रहा था। मोसाद के एजेंट्स उसे पकड़कर छुपके इसराइल ले आए। ये वो शख्स था जिसने होलोकास्ट के दौरान हिटलर के प्लान को फॉलो करते हुए ज्यूइश लोगों को कैंप्स भेजने का पूरा सिस्टम बनाया था। उसके बनाए हुए ऑर्डर्स और ट्रेन्स की वजह से मिलियंस ऑफ ज्यूइश को स्पेसिफिक जगहों तक पहुंचाया गया जहां उनका काम तमाम किया जाता था। तो इसी वजह से मोसाद ने एडोल्फ एचमैन को अर्जेंटीना से इसराइल ले आए और इस पर मुकदमा चलाया और 2 साल बाद इसे फांसी दी गई। 1972 म्यूनिच ओलंपिक के स्टेडियम में जॉर्डन और फ़लस्तीन का एक खास ब्लैक सितंबर ग्रुप ने 11 इसराइली एथलीट्स को कत्ल किया। जवाब में मोसाद ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड लॉन्च की। सालों तक उन्होंने हर एक जिम्मेदार को चुन चुन कर एलिमिनेट किया और इसी से मोसाद की रेपुटेशन बढ़ती गई। 21वीं सेंचुरी में भी मोसाद अपनी शैडो वार पर उतर आई। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साइंटिस्ट मिस्टीरियसली एलिमिनेट होते गए। कवर्ड साइबर अटैक जैसे स्ट्यूनिस्ट वायरस पूरी दुनिया को ये बताती है कि मोसाद के पास ऑपरेशन सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, साइबर स्पेस में भी हैं। आज अगर दुनिया में सबसे पावरफुल और फेयर इंटेलिजेंस का जिक्र होता है तो मोसाद का नाम ज़रूर आता है। और साउथ एशिया में एक और नाम भी है जो अपनी जगह रखता है, ISI। मोसाद छोटे मुल्क के सर्वाइवल के लिए बना है और ISI एक बड़े मुल्क के डिफेंस और इन्फ्लुएंस के लिए। मोसाद कवर्ड असैसिनेशन, सबोटेज और प्रीसिशन ऑपरेशन में मशहूर है, लेकिन ISI गोरिल्ला वारफेयर, प्रॉक्सी वार्स और रीजनल इन्फ्लुएंस में अपना असर रखता है। अब आप कमेंट में बताएं कि इन दोनों एजेंसीज में सबसे पावरफुल कौन है, और ये भी बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।